हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, रस शास्त्र पेपर 2 में अब तक हम 4 चैप्टर तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है औस्थिकल्प 2। इसमें पहला कल्प है हमारा दशमूल क्वाथ। दशमूल क्वाथ में 10 मूल हमारे आते हैं, लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल। इसके नाम है सालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गौक्षुर, बिल्व, अग्निमांत, स्योनाक, गंभारी, पाटला। और इसके प्रमाण की बात करें तो सबको हमको एक एक भाग में ले लेना है। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। दशमूल क्वाथ के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री को ठीक से सुखाया और साफ किया गया हो। प्रत्येक सामग्री को अलग अलग मोटे चूर्ण में पीस लें। सभी मोटे चूर्ण को एक साफ सूखे कंटेनर में अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रित मोटे चूर्ण में 8 गुना पानी डालें। मिश्रण को रात भर पानी में भिगोने दें। अगले दिन सुबह मिश्रण को हल्की आंच पर गर्म करें। तब तक गर्म करें जब तक कि तरल अपने मूल मात्रा के 1/8 भाग तक कम न हो जाए। जब तरल कम हो जाए तो मिश्रण को एक साफ कपड़े से छानकर ठोस अवशेष को हटा दें। छाने हुए द्रव को एक साफ बर्तन में इकट्ठा करें। यह छाना हुआ द्रव ही दशमूल क्वाथ कहलाता है। सबसे पहले दशमूल क्वाथ के निर्माण के लिए इसके जितने भी घटक द्रव्य, इन सभी घटक द्रव्य को एकत्र कर लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक घटक द्रव्य ठीक प्रकार से सुखाया गया और साफ किया गया हो। उसके बाद इन सभी घटक द्रव्य को अलग अलग मोटे चूर्ण में हम पीस लेंगे। फिर उसके बाद एक साफ सूखे कंटेनर में सभी मोटे चूर्ण को मिला लेंगे और ये मिश्रित चूर्ण में हम 8 गुना पानी डाल करके रात भर इसको पानी में छोड़ देंगे। अगले सुबह हम इस मिश्रण को हल्के आंच पे गर्म करेंगे और तब तक गर्म करेंगे जब तक ये मूल मात्रा 1/8 भाग तक कम ना हो जाए। उसके बाद इसको एक साफ कपड़े से छान करके ठोस अवशेष को हटा देंगे और जो हमारा लिक्विड होगा उसको संग्रहित कर लेंगे। यही हमारा दशमूल क्वाथ है। इसके मात्रा की बात करें तो 48 मिलीग्राम हमको इसकी मात्रा लेना है। प्रक्षेप द्रव्य की बात करें तो पीपली चूर्ण इसमें डाल करके हमें यूज करना है। उपयोग की बात करें तो पार्श्व शूल में, ज्वर में, श्वास में और कफज काश में, इन रोगों में हम इसका यूज कर लेते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोग व रोगी के अनुसार इसका पथ्य अपथ्य है। औसत सेवन काल की बात करें तो अवस्था अनुसार। नेक्स्ट कल्प है हमारा महामंजिष्ठा आदि क्वाथ। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो इसमें बहुत सारे घटक द्रव्य, 45 घटक द्रव्य। इनको याद करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। उससे पहले हम द्रव्य का नाम देखते हैं। तो मंजिष्ठा हमें एक भाग में लेना है। मुस्ता, कुटज, गुडूची, कुष्ठ, नागर, भारंगी, कंटकारी, वचा, निम्ब, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, हरितकी, पिभीतकी, अम्लकी, पटोल, कटुका, मुरबा, बिडंग, असन, चित्रक, शतावरी, त्रयमान, पीपली, कुटज, वसा, भृंगराज, देवदारू, पाठा, खादिर, श्वेतचंदन, त्रिवृत, वरुण, किरतिक्ता, बाकोची, आरगवद, साखोट, महानिम्ब, करंज, अतिविष, हिरिवेर, इंद्रवारुणी, श्वेत सारिबा, कृष्ण सारिबा और परपट। इन सबको हमको एक भाग में ले लेना है। अब इन सारे घटक द्रव्य को याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ पे 2 ट्रिक हमें याद करना है। पहला ट्रिक है, देव इंद्र ने पटोल को खदीर का पाठ पढ़ाया तो त्रिशत और हरिद्रा को गुड्डू से आस हुई कि कुटज से मंजू की बुक को अगर पप्पू से सारा महाअति भृग ज्ञान लेकर नगर के शाखा में वास कर हरे चंदन के प्रायवर को सौंप दिया। देव इंद्र ने पटोल को खदीर का पाठ पढ़ाया तो त्रिशत और हरिद्रा को गुड्डू से आस हुई कि कुटज से मंजू की बुक को अगर पप्पू से सारा महाअति भृग ज्ञान लेकर नगर के शाखा में वास कर हरे चंदन के प्रायवर को सौंप दिया। तो इस तरह से आपको देव से देवदारू याद रखना है, इंद्र से इंद्रवारुणी, पटोल से पटोल, खदीर से खदीर, पाठ से पाठा, त्रि से त्रिफला और त्रिव्रत, सत से शतावरी, हरिद्रा से हरिद्रा और दारू हरिद्रा, गुड्डू से गुडूची, आस से असन, कुटज से कुटज, मंजू से मंजिष्ठा और बुक से बाकोची। इस तरह से इस ट्रिक से इसके आधे घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। आधे घटक द्रव्य को याद करने के लिए हम दूसरा ट्रिक देखेंगे। दूसरा ट्रिक है हमारा, निम्ब और परपट से कंठ के कुष्ठ और वीड मूव को मस्त बचाया तो चित्र मस्ती में भीग गया। तो निम्ब से निम्ब याद रखेंगे, परपट से परपट,
कंठ से कंठकारी, कुष्ठ से कुष्ठ, वीड से विडंग, मुव से मुरवा, बचाया से वचा, चित्र से चित्रक, मस्ती से मुस्ता और भीग से भागी। तो इस तरह से आपको इन दोनों ट्रिक से इसके घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। महामंजिष्ठा आदि क्वाथ के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री को ठीक से सुखाया और साफ किया गया हो। प्रत्येक सामग्री को अलग अलग मोटे चूर्ण में पीस लें। सभी मोटे चूर्ण को एक साफ सूखे बर्तन में अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रित मोटे चूर्ण को 16 गुना पानी में डालें। मिश्रण को रात भर पानी में भीगने दें। अगले दिन सुबह मिश्रण को हल्की आंच पर गर्म करें और तब तक गर्म करते रहें जब तक कि तरल अपने मूल मात्रा के 1/8 भाग तक कम न हो जाए। जब तरल कम हो जाए तो मिश्रण को एक साफ सूखे कपड़े से छानकर ठोस अवशेष हटा दें। छाने हुए द्रव को एक साफ बर्तन में इकट्ठा करें। यह छाना हुआ द्रव ही महामंजिष्ठा आदि क्वाथ कहलाता है। यहाँ पे आप महामंजिष्ठा आदि क्वाथ कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसके निर्माण के लिए इसके जितने भी घटक द्रव्य, इन सभी घटक द्रव्य को एकत्र करना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये सारे घटक द्रव्य अच्छी प्रकार से सुखाया गया हो और साफ किया गया हो। उसके बाद प्रत्येक घटक द्रव्य को अलग अलग मोटे चूर्ण में पीस लेंगे। सभी मोटे चूर्ण को एक साफ सूखे बर्तन में अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम 16 गुना पानी डालेंगे और इसको रात भर के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। अगली सुबह इसको हम हल्के आंच पे गर्म करेंगे और तब तक गर्म करेंगे जब तक इसका मूल मात्रा 1/8 भाग तक ना आ जाए। उसके बाद इसको एक साफ कपड़े से छान करके इसका जो मोटा चूर्ण होगा उसको साइड कर लेंगे और लिक्विड पार्ट को हम एक बोतल में संग्रहित कर लेंगे। यही हमारा महामंजिष्ठा आदि क्वाथ कहलाता है। इसके मात्रा की बात करें तो 48 ml, यहाँ पे ml करेंगे। 48 ml हमें इसकी मात्रा लेनी है। उपयोग की बात करें तो वात रक्त में, कुष्ठ में, उपदंश में, सलीपद में, अर्दित में, पक्षाघात में, मेदोदोष में और नेत्र रोग में, इनमें हम महामंजिष्ठा आदि क्वाथ का यूज कर लेते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो पथ्य है तंडुल, उबली सब्जी, नवनीत, दूध, समुद्र लवण, ये हमारा पथ्य है। अगर हम महामंजिष्ठा आदि क्वाथ का सेवन कर रहे हैं तो ये हम सेवन कर सकते हैं, यही हमारा पथ्य है। अपथ्य की बात करें तो इमली और काली मिर्च हमें नहीं लेनी है। औसत सेवन काल की बात करें तो अवस्था अनुसार इसका औसत सेवन काल है। दुष्प्रभाव की बात करें तो कंठशूल, अग्निमांद, इसका दुष्प्रभाव यह हो सकता है कि आप इसका सेवन करेंगे तो कंठशूल हो सकता है और अग्निमांद हो सकता है। नेक्स्ट कल्प है हमारा पुष्यानुक चूर्ण। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो पाठा, जम्बू बीज मज्जा, आम्र बीज मज्जा, पाषाण भेद, दारू हरिद्रा, अम्बस्तकी, मोचरस, लज्जालू, कमल, कुमकुम, अतिविसा, मुस्ता, बिल्ब, लोद्र, गैरिक, कटफल, मरीच, सुंठी, मृद्विका, रक्तचंदन, कटवंग, कुटज, श्वेतसारीवा, धातकी, यष्टि और अर्जुन, इन सभी घटक द्रव्य को हमको एक भाग में ले लेना है। अब इन सारे घटक द्रव्य को याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है इसका, पाठा को गौरी की दरवी से मोच आई और लज्जा करते हुए इंद्र के पास गई। अर्जुन बोध्र ने द्राक्षा के बीज, कूटफल, मूल को रक्त कमल के साथ पाषाण पर मस्त कूटकर विष निकाला और यह देखकर मधु सुमार में घुस गई। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से इसके घटक द्रव्य सारे याद हो जाएंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। पुष्यानुक चूर्ण के लिए सभी आवश्यक सूखी सामग्री को एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को एक साफ कपड़े से छानकर मोटे कणों को हटा दें। सभी छानी हुई चूर्ण को एक साफ सूखे बर्तन में मिलाएं। सभी सामग्रियों का समान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं। यौगिक चूर्ण मिश्रण को एक बार फिर से एक साफ कपड़े से छानकर बारीक स्थिति सुनिश्चित करें। अंतिम यौगिक चूर्ण को कीटाणु रहित एयर टाइट कांच के बर्तन में संग्रहित करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, पुष्यानुक चूर्ण के निर्माण के लिए इसके जितने भी घटक द्रव्य है, इन सभी घटक द्रव्य को अच्छे प्रकार से सुखा करके एकत्र कर लेना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये सारे घटक द्रव्य साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। उसके बाद खल्व यंत्र का उपयोग करके इन सारे घटक द्रव्य को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लेना है।
प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को एक साफ कपड़े से छान लेना है ताकि मोटा कण इसका साइड हो जाए। उसके बाद सभी छानी हुई चूर्ण को एक साफ बर्तन में हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद पुनः इसको हम एक साफ कपड़े से छान लेंगे ताकि एक समान मिश्रण इसका उपस्थित हो सके। उसके बाद जो हमारा चूर्ण प्राप्त होगा यही हमारा पुंसियानुक चूर्ण कहलाता है। इसको हम कीटाणु रहित एयर टाइट के बर्तन में संग्रहित कर लेंगे। इसके मात्रा की बात करें तो 13 ग्राम हमको इसकी मात्रा लेनी है। अनुपान इसका है मधु तंतुलोडक। उपयोग की बात करें असिगदर में, श्वेत प्रदर में, रजोदोष में, अर्श में और योनि दोष में, इन रोगों में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें रोग व रोगी के अनुसार इसका पथ्य अपथ्य है। औसत सेवन काल की बात करें तो अवस्था अनुसार। दुष्प्रभाव इसका है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है। कल्प है हमारा सुदर्शन चूर्ण। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो पीत चंदन हमें 1 भाग में लेना है। रजनी, देवदारू, वचा, मुस्ता, हरितकी, धनव्यस, श्रृंगी, कंटकारी, सुंठी, त्रैमान, परपट, निम्ब, ग्रंथिक, हिरीवेर, सटी, पौस्कर, पीपली, मुरबा, कुटज, यष्टि, सिगरू, इंद्रियब, शतावरी, दारूहरिद्रा, रक्तचंदन, पद्मक, सरला, उसीर, त्वक, सौराष्ट्रिक, सालपर्णी, यवानी, अतिविसा, बिल्ब, मरीच, गंधपत्र, धात्री, गुडूची, कटुका, चित्रक, पटोल, कृष्णपर्णी, कीर्तिकता। तो इन सबको हमको एक एक भाग में ले लेना है। अब इन सारे घटक द्रव्य को याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक है हमारा, जवानी में सरला ने उसीर त्वक को सुंठी समझकर पौस्कर विष पी लिया। तब गुड्डू परनी से पटोल का मस्त चित्र बना रहा था। तभी देव इंद्र को मुरबा से परपट बुलवाया और हल्दी मरी चंदन को सटी से कूटकर निम्ब से पद पर ग्रंथि जैसा बांधा। इसी का दूसरा ट्रिक है हमारा, प्राय रजनी ने धात्री के कंठ का शीघ्र हरा श्रृंगार करा और सौर को यष्टि गंध के लिए धन्य बोला। तो इस तरह से आपको इन दोनों ट्रिक से इसके सारे घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। सुदर्शन चूर्ण के लिए सभी आवश्यक सूखी सामग्री को एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को एक साफ कपड़े से छानकर मोटे कण हटा लें। सभी छानी हुई चूर्ण को एक साफ सूखे बर्तन में मिलाएं। सभी सामग्रियों का समान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं। यौगिक चूर्ण मिश्रण को एक बार फिर से साफ कपड़े से छानकर बारीक स्थिति सुनिश्चित करें। अंतिम यौगिक चूर्ण को कीटाणु रहित एयर टाइट कांच के बर्तन में संग्रहित करें। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें सुदर्शन चूर्ण बनाने के लिए आवश्यक घटक द्रव्य को सुखा लेना है और ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक सामग्री हमारा प्रत्येक घटक द्रव्य साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। उसके बाद खल्व यंत्र का प्रयोग करके इन सभी सामग्री को घटक द्रव्य को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लेना है। उसके बाद हमें एक साफ कपड़े से इन पीसे हुए चूर्ण को छान लेना है ताकि मोटा कण इसका साइड हो सके। उसके बाद एक बर्तन लेंगे सूखा सा, उसमें हम इन सभी चूर्ण को मिलाएंगे। मिला करके पुनः इसको एक कपड़े से छान लेंगे। उसके बाद छाना हुआ जो चूर्ण होगा हमारा यही हमारा सुदर्शन चूर्ण कहलाता है। इसको हम कीटाणु रहित एयर टाइट कांच के बर्तन में संग्रहित कर लेंगे। इसके मात्रा की बात करें तो 24 ग्राम इसकी मात्रा हमें लेनी है। अनुपान इसका है गर्म पानी के साथ इसका प्रयोग करना है। उपयोग की बात करें तो यकृत प्लीहा वृद्धि में, ज्वर में, विषम ज्वर में, गुंड में, जीर्ण ज्वर में, इन रोगों में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोग व रोगी के अनुसार इसका पथ्य अपथ्य है। औसत सेवन काल की बात करें तो दिन में हमें 2 बार इसका प्रयोग करना है, प्रातः काल और शयन काल। नेक्स्ट औसत कल्प है हमारा लवण भास्कर चूर्ण। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो समुद्र लवण हमें 16 भाग में लेना है। सौरवांचल लवण हमें 10 भाग में लेना है। वीट लवण हमें 4 भाग में, सेंधप 4, धान्यक 4, पीपली 4, पिपरामूल 4, कृष्ण जीरक 4, पत्रक 4, नागकेसर 4, तालिस, अम्लबेतस 4। मरीच को हमें 2 भाग में लेना है। जीरक को हमें 2 भाग में लेना है। शुंठी को हमें 2 भाग में लेना है। दाडिम बीज को हमें 8 भाग में लेना है। त्वक और एला को हमें 1 भाग में लेना है। अब इन सारे घटक द्रव्य को याद करने के लिए यहाँ पे हम इसका ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है इसका, 4 लवण मरीच तथा धनिया जीरा के साथ जब नाग में त्वक पत्र से डाले तो अम्ल हो गया। 4 लवण मरीच तथा धनिया जीरा के साथ जब नाग में त्वक पत्र से डाले तो अम्ल हो गया। दूसरा ट्रिक है इसी का,
पप्पू ने दाढ़ी का एल शुंठी को दिया। पप्पू ने दाढ़ी का एल शुंठी को दिया। तो 4 लवण में हमारे समुद्र लवण, सर्वांचल लवण, वीड लवण और सेंधव लवण आ जाएगा। मरीच से मरीच याद करेंगे, धनिया से धान्यक, जीरे से जीरक और कृष्ण जीरक, नाक से नाग केसर, त्वक से त्वक, पत्र से पत्रक, अम्ल से अम्ल बेतस, पप्पू से पीपली और पीपली मूल, दाढ़ी से दाढ़ीम, एल से एला और शुंठी याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से इजीली इसके घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। लवण भास्कर चूर्ण के लिए सभी आवश्यक सूखी सामग्री को एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को एक साफ कपड़े से छानकर मोटे कण हटा दें। सभी छानी हुई चूर्ण को एक साफ सूखे बर्तन में मिलाएं। सभी सामग्रियों को समान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं। यौगिक चूर्ण मिश्रण को एक बार फिर से एक साफ कपड़े से छानकर बारीक स्थिति सुनिश्चित करें। अंतिम यौगिक चूर्ण को कीटाणु रहित एयर टाइट कांच के बर्तन में संग्रहित करें। सबसे पहले हमें लवण भास्कर चूर्ण के निर्माण के लिए इसके जितने भी घटक द्रव्य, इन सभी घटक द्रव्य को सुखा लेना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये जो घटक द्रव्य है हमारा साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। उसके बाद खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक घटक द्रव्य को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लेंगे। फिर इन पीसे हुए चूर्ण को एक साफ कपड़े से छानकर मोटे कण को हटा देंगे। उसके बाद एक साफ सूखे बर्तन लेंगे, उसमें हम इन जो भी हमारा पीसा हुआ चूर्ण है इन सबको अच्छी प्रकार से मिश्रण कर लेंगे और इसको पुनः हम एक साफ कपड़े से छान लेंगे। उसके बाद जो हमारा चूर्ण प्राप्त होगा यही हमारा लवण भास्कर चूर्ण कहलाता है और इसको हम कीटाणु रहित एयर टाइट कांच के बर्तन में संग्रहित कर लेंगे। इसके मात्रा की बात करें तो 3 ग्राम हमें इसकी मात्रा लेनी है। अनुपान का बात करें तो मस्तु, तक्र, गर्म जल और आसब इनके साथ हमें उपयोग करना है। उपयोग की बात करें तो अग्निमांद में, ग्राहनी में, वात कफज गुल्म में, अर्श में, प्लीहा रोग में, उदर रोग में, क्षय में, कुष्ठ में, विबंध में, भगंदर में और अजीर्ण में, इन रोगों में हम इसका यूज कर लेते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोग व रोगी के अनुसार इसका पथ्य अपथ्य है। औसत सेवन काल की बात करें तो दिन में हमें 2 बार उपयोग करना है, प्रातः काल और शयन काल। दुष्प्रभाव इसका अम्ल, पित्त और वृक्क रोग। नेक्स्ट औसत कल्प है हमारा बिल्व आदि गुटिका। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो बिल्व, तुलसी पुष्प, करंज, तगर, देवदारू, हरितकी, विभीतकी, अम्लकी, शुंठी, मरीच, पीपली, हरिद्रा, दारू हरिद्रा और वस्त्रमूत्र। इसको मर्दन के लिए हमें लेना है, बाकी को हमको एक भाग में ले लेना है। अब इसके हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक है इसका, तुलसी ने देवकरंज के बस्ते में एक बिल्व रखा मगर हरिद्रा से की त्रि हो गया। तो तुलसी से तुलसी याद रखेंगे, देव से देवदारू, करंज से करंज, बस्ते से वस्त्रमूत्र, बिल्व से बिल्व, मगर से तगर, हरिद्रा से हरिद्रा और दारू हरिद्रा, 3 से यहाँ पे त्रिकटु और त्रिफला याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से इजीली इसके घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। बिल्व आदि गुटखा के लिए सभी आवश्यक सूखी सामग्री को एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को एक साफ कपड़े से छानकर मोटे कण को हटा दें। सभी छाने हुए चूर्ण को एक साफ सूखे बर्तन में मिलाएं। सभी सामग्रियों का समान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं। यौगिक चूर्ण मिश्रण को एक बार फिर से एक साफ कपड़े से छानकर बारीक स्थिति सुनिश्चित करें। मर्दन द्रव्य के रूप में बस्ता मूत्र मिलाएं जब तक कि यह एक सघन रूप में ना आ जाए और गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त ना हो जाए। ट्रे को धूप में कई घंटों से दिनों तक रखें जब तक सामग्रियां पूरी तरह से सूख न जाए। पूरी तरह सूख जाने पर सूखी सामग्री को एकत्र करें। इस अंतिम उत्पाद को बिल्व आदि गुटखा कहा जाता है। बिल्व आदि गुटखा को एक साफ सूखे एयर टाइट बर्तन में संग्रहित करें। सबसे पहले क्या करना है, बिल्व आदि गुटखा बनाने के लिए हमको इसके जितने भी घटक द्रव्य, इन सभी घटक द्रव्य को सुखा लेना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये सारे घटक द्रव्य हमारे साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। उसके बाद खल्व यंत्र का प्रयोग करके प्रत्येक घटक द्रव्य को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लेंगे। फिर इन पीसे हुए चूर्ण को हम एक साफ कपड़े से छान करके मोटे कण को हटा देंगे। फिर उसके बाद एक साफ बर्तन लेंगे और ये पीसा हुआ जो चूर्ण है हमारा, इसको अच्छे प्रकार से मिला लेंगे। मिलाने के बाद पुनः इसको हम एक कपड़े से छान करके इसको बारीक स्थिति में सुनिश्चित करेंगे। फिर इसमें हम मर्दन द्रव्य के रूप में
वस्ता मूत्र मिला करके इसको मर्दन करते हैं और तब तक मर्दन करते हैं जब तक ये गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त नहीं हो जाता। उसके बाद गोली के आकार में इसको हम ट्रे में रख करके धूप में कई दिनों या कई घंटों तक सुखा लेते हैं। जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तब इसको हम साफ सूखे एयर टाइट बर्तन में संग्रहित कर लेते हैं। यही हमारा बेलवादी गुटिका कहलाता है। मात्रा की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन करना है, 250 से 500 इसकी मात्रा लेते हैं और इसका हम प्रयोग अंजन के लिए, नस्य और लेप के लिए भी कर लेते हैं। उपयोग की बात करें तो लूता में, वृश्चिक में, विसूचिका में, अजीर्ण में, मंदाग्नि में, ज्वर में और भूतबाधा में, इन रोगों में हम इसका उपयोग करते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोग व रोगी के अनुसार इसका पथ्य अपथ्य है। औसत सेवन काल की बात करें तो भक्तादो मतलब फूड लेने से पहले हमको भूखे अवस्था में इसको सेवन करना है। काल मर्यादा की बात करें तो 3 से 4 मास तक इसको हम सेवन कर लेते हैं। दुष्प्रभाव इसका है अनाह अधिक मात्रा में लेने से, अगर हम अधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो अनाह हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है हमारा चित्रक आदि गुटिका। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो चित्रक हमें लेना है 1 भाग में, पीपली हमें लेना है 1 भाग में, यवक्षार हमें लेना है 1 भाग में, सज्जी क्षार हमें लेना है 1 भाग में, सौरवांचल लवण हमें लेना है 1 भाग में, सिंधव लवण 1 भाग में, वीट लवण 1 भाग में, समुद्र लवण 1 भाग में, औद्भिद लवण 1 भाग में, शुंठी हमें 1 भाग में, मरीच 1 भाग में, पीपली 1 भाग में, हिंगू 1 भाग में, अजमोदा 1 भाग में, चब्य 1 भाग में, मातुरलंग रस हमें मर्दन के लिए पर्याप्त मात्रा में ले लेना है। अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है इसका पंचकोल। पंचकोल में हमारे आते हैं पीपली, पीपली मूल, चब्य, चित्रक और सोंठ। क्षार हमारा यहाँ पे 2 है, यवक्षार और सज्जी क्षार। 5 लवण है, सिंधव लवण, सौरवांचल लवण, वीट लवण, समुद्र लवण और औद्भिद लवण। मरीच, हिंग, अजमोदा और मातुरलंग। इसके लिए हम याद करेंगे आज मरीच ने हिंग को मात दी, आज मरीच ने हिंग को मात दी। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से इसके घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। चित्रक आदि गुटखा के लिए सभी आवश्यक सूखी सामग्रियों को एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को एक साफ कपड़े से छानकर मोटे कणों को हटा दें। सभी छानी हुई चूर्ण को एक साफ सूखे बर्तन में मिलाएं। सभी सामग्रियों का समान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं। यौगिक चूर्ण मिश्रण को एक बार फिर से एक साफ कपड़े से छानकर बारीक स्थिति सुनिश्चित करें। मर्दन द्रव्य के रूप में मातुरलंग रस मिलाएं जब तक यह एक सघनन रूप में ना आ जाए और गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त ना हो जाए। धूप में कई घंटों से दिनों तक तब तक रखें जब तक कि सामग्री पूरी तरह से सूख न जाए। पूरी तरह सूख जाने पर सूखी सामग्री को एकत्र करें। इस अंतिम उत्पाद को चित्रक आदि गुटिका कहा जाता है। चित्रक आदि गुटिका को एक साफ सूखे एयर टाइट बर्तन में संग्रहित करें। सबसे पहले हमें चित्रक आदि गुटिका बनाने के लिए इसके जितने भी घटक द्रव्य, इन सभी घटक द्रव्य को सुखा लेना है और यह सुनिश्चित करना है कि ये प्रत्येक घटक द्रव्य हमारा साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। उसके बाद खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक घटक द्रव्य को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लेंगे। फिर इन पीसे हुए घटक द्रव्य को एक साफ कपड़े से छान करके मोटे कण को हटा देंगे। उसके बाद जो हमारा छाना हुआ चूर्ण है इसको एक बर्तन में रख करके अच्छी प्रकार से मिलाएंगे। फिर इसको पुनः एक कपड़े से छान लेंगे। उसके बाद इसमें मातुरलंग रस हमें पर्याप्त मात्रा में मिला करके इसको मर्दन करना है और तब तक मर्दन करना है जब तक यह गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त नहीं हो जाता। उसके बाद हमें धूप में इसको रख करके कई दिनों तक या कई घंटों तक रखने के बाद ये सूख जाएगा। सूखने के बाद इसको हमको सूखे एयरटाइट बर्तन में संग्रहित कर लेना है। यही हमारा चित्रक आदि गुटिका कहलाता है। इसके मात्रा की बात करें तो आधा ग्राम हमें इसकी मात्रा लेनी है। अनुपान की बात करें तो गर्म पानी और छाछ के साथ इसका उपयोग करना है। उपयोग की बात करें तो अग्निमांद में, आमदोष में और ग्रहणी में, इन रोगों में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोग व रोगी के अनुसार इसका पथ्य अपथ्य है। औसत सेवन काल की बात करें तो भोजन के पश्चात, भोजन करने के बाद हमें इसका उपयोग करना है। दुष्प्रभाव की बात करें तो अधिक मात्रा में लेने से दाह एवं रक्तपित्त विकार होते हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है हमारा संजीवनी वटी। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो विरंग हमें 1 भाग में लेना है, शुंठी हमें 1 भाग में लेना है, पीपली हमें 1 भाग में लेना है, हरितकी, अम्लकी, विविधकी हमें 1-1 भाग में ले लेना है, वचा हमें 1 भाग में लेना है, गुडुची हमें 1 भाग में लेना है, शुद्ध बिल्व हमें लेना है 1 भाग में, शुद्ध वत्सनभ हमें लेना है 1 भाग में और गौमूत्र को हम भावना के लिए पर्याप्त मात्रा में ले लेंगे। अब इन घटक द्रव्य को याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है इसका
गुड्डू तिरिवा पीकर नगर से गाय लेकर बील में भागा। तो गुड्डू से गुडूची याद रखेंगे, त्रि से त्रिफला, वा से विडंग, वत्सनाभ और वचा याद करेंगे, पी से पीपली, नगर से नागर, गाय से गौमूत्र, बिल से बिल भी याद करेंगे। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। संजीवनी बट्टी के लिए सभी आवश्यक सूखी सामग्री को एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को एक साफ कपड़े से छानकर मोटे कण को हटा दें। सभी छानी हुई चूर्ण को एक साफ सूखे कंटेनर में मिलाएं। सभी सामग्रियों का समान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं। यौगिक चूर्ण मिश्रण को एक बार फिर से एक साफ कपड़े से छानकर बारीक स्थिति सुनिश्चित करें। भावना के रूप में गौमूत्र मिलाएं जब तक कि यह एक सघन रूप में ना आ जाए और गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त ना हो जाए। ट्रे को धूप में या गर्म हवा के ओवन में कई घंटों से दिनों तक रखें जब तक सामग्री पूरी तरह से सूख न जाए। पूरी तरह सूख जाने पर सूखी सामग्री को एकत्र करें। यह अंतिम उत्पाद संजीवनी बट्टी कहा जाता है। संजीवनी बट्टी को एक साफ सूखे एयर टाइट कंटेनर में संग्रहित करें। सबसे पहले क्या करना है, संजीवनी बट्टी बनाने के लिए हमको इसके जितने भी घटक द्रव्य, इन सभी घटक द्रव्य को सुखा लेना और ये सुनिश्चित करना है कि ये सारे घटक द्रव्य साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। उसके बाद खल्व यंत्र का उपयोग करके इन सभी घटक द्रव्य को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लेंगे। फिर इन पीसे हुए चूर्ण को हम एक साफ कपड़े से छान करके मोटे कण को हटा देंगे। उसके बाद ये हमारा जो चूर्ण तैयार हो रहा है, इस चूर्ण को एक सूखे कंटेनर में रख के अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद इसको एक कपड़े से फिर से हम छान लेंगे। छानने के बाद इसमें भावना के लिए हम गौमूत्र मिला करके अच्छी प्रकार से मर्दन करेंगे और गोलियां का आकार दे देंगे। उसके बाद ट्रे में रख करके इसको धूप में या ओवन मशीन में इसको रख करके सुखा लेंगे। जब ये सूख जाएगा, यही हमारा संजीवनी बट्टी कहलाता है। इसको हम साफ सूखे एयर टाइट कंटेनर में संग्रहित कर लेंगे। इसके मात्रा की बात करें तो 125 से लेकर के 250 mg हमें इसकी मात्रा लेनी है। अनुपान की बात करें तो अदरक स्वरस और गर्म पानी के साथ इसका उपयोग कर लेते हैं। उपयोग की बात करें तो ज्वर में, अजीर्ण में और अरुचि में इसका हम उपयोग करते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोग व रोगी के अनुसार इसका पथ्य अपथ्य है। औसत सेवन काल की बात करें तो अवस्था अनुसार। दुष्प्रभाव की बात करें तो मुख्यतः भल्लातक एवं वत्सनाभ का शोधन ठीक न होने से दाह एवं विषाक्तता लक्षण उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। भल्लातक और वत्सनाभ ये हमारे विष के कैटेगरी में आते हैं, तो इसका शोधन होना कंपलसरी होता है। अगर इसका शोधन अच्छा से नहीं हो पाता है तो दाह और विषाक्तता लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है हमारा व्योसादि वटी। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो शुंठी हमें लेना है 4 ग्राम, मरीच लेना है 4 ग्राम, पीपली लेना है 4 ग्राम, अम्ल बेतस लेना है 12 ग्राम, चब्बी लेना है 12 ग्राम, तुलसी लेना है 12 ग्राम, चित्रक लेना है 12 ग्राम, जीरक हमें लेना है 12 ग्राम, तिंती डिक लेना है 12 ग्राम, त्वक लेना है हमें 3 ग्राम, एला लेना है 3 ग्राम, तेजपत्र 3 ग्राम, गुड़ हमें लेना है 240 ग्राम। अब इन सारे घटक द्रव्य को याद करने के लिए यहाँ पे ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है इसका, तिंती ने चित्र बनाकर अम्ल गुड़ को 3 ताली से चबाकर जीर्ण किया। तो तिंती से तिंती डिक याद रखेंगे, चित्र से चित्रक, अम्ल से अम्ल बेतस, ताली से तालीस, चबा से चब्बी, जीर्ण से जीरक, गुड़ से गुड़, 3 से त्रिजातक और त्रिकटु याद रखेंगे। त्रिजातक हमारे त्वक, एला और तेजपत्र होता है। अब इसका निर्माण विधि देखते हैं। व्योसादि वटी के लिए सभी आवश्यक सूखी सामग्रियों को एकत्रित करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री स्वच्छ और अशुद्धियों से मुक्त हो। खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को एक साफ कपड़े से छानकर मोटे कणों को हटा दें। सभी छानी हुई पाउडरों को एक साफ सूखे कंटेनर में मिलाएं। सभी सामग्रियों का समान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं। यौगिक चूर्ण मिश्रण को एक बार फिर से साफ कपड़े से छानकर बारीक की स्थिति सुनिश्चित करें। गुड़ मिलाएं और अच्छी तरह कूटें जब तक कि यह गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त ना हो जाए। फिर इस गोलियों या टेबलेट में रोल करें। ट्रे को धूप में कई घंटों से दिनों तक रखें जब तक यह सामग्री पूरी तरह सूख न जाए। पूरी तरह सूख जाने पर सूखी सामग्री को एकत्र करें। इस अंतिम उत्पाद को व्योसादि वटी कहा जाता है। सबसे पहले व्योसादि वटी बनाने के लिए हमको इसके जितने भी घटक द्रव्य, इन सभी घटक द्रव्य को सुखा लेना है और ये सुनिश्चित करना है कि साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। उसके बाद खल्व यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को, प्रत्येक घटक द्रव्य को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लेंगे। फिर इन पीसे हुए घटक द्रव्य को एक साफ कपड़े से छान करके मोटे कण को हटा लेंगे।
फिर इन छाने हुए पाउडर को हम एक साफ सूखे कंटेनर में अच्छी प्रकार से मिला करके इसको हम पुनः छान करके एक बारीक स्थिति सुनिश्चित करेंगे। फिर इसमें हम गुड़ मिला करके अच्छी प्रकार से कूटेंगे और तब तक कूटेंगे जब तक ये गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त ना हो जाए। फिर इसको हम गोलियों के फॉर्म में आकार दे देंगे और इसको ट्रे में रख करके धूप में कई घंटों तक सुखा लेंगे। जब ये सूख जाएगा तब इसको हम संग्रहित कर लेंगे। यही हमारा बियोसादी वटी कहलाता है। इसके मात्रा की बात करें तो 250 से लेकर 500 mg हमें इसकी मात्रा लेनी है। उपयोग की बात करें तो पीनस में, कांस में, श्वास में, अरुचि में, प्रतिक्षय में, इन रोगों में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। पथ्य अपथ्य इसका रोग व रोगी के अनुसार। औसत सेवन काल की बात करें तो भोजन के पश्चात, भोजन करने के बाद इसका हम उपयोग कर। नेक्स्ट औसत कल्प है हमारा बाल चतुर्भद्र रस। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो मुस्ता हमें 1 भाग में लेना है, पीपली हमें 1 भाग में लेना है, अतिविषा हमें 1 भाग में लेना है, श्रृंगी हमें 1 भाग में लेना है। अब इसको याद करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है इसका, बालक ने मस्त होकर श्रृंगी का वश पिया। तो बालक से बाल चतुर्भद्र याद रखेंगे, मस्त से मुस्ता, श्रृंगी से श्रृंगी, विष से अतिविषा। अब इसका हम निर्माण विधि देखते हैं। बाल चतुर्भद्र रस के लिए सभी आवश्यक सूखे सामग्री एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सामग्री साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। एक हल्ब यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीसें। प्रत्येक पीसी हुई सामग्री को एक साफ कपड़े से छानकर मोटे कणों को हटा दें। सभी छानी हुई चूर्ण को एक साफ सूखे बर्तन में मिलाएं। सभी सामग्री को एक समान मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं। सुनिश्चित करने के लिए मिश्रित चूर्ण को फिर से एक साफ कपड़े से छानें कि यह बारीक हो। अंतिम मिश्रित चूर्ण को संरक्षित करने के लिए निष्फल एयर टाइट ग्लास बर्तन में संरक्षित करें। सबसे पहले हमें बाल चतुर्भद्र रस बनाने के लिए इनके जितने भी घटक द्रव्य, इन सभी घटक द्रव्य को सुखा करके एकत्र कर लेना है और यह सुनिश्चित करना है कि ये सारे घटक द्रव्य साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। उसके बाद खल्ब यंत्र का उपयोग करके प्रत्येक सामग्री को अलग अलग बारीक चूर्ण में पीस लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको एक साफ कपड़े से छान लेंगे ताकि मोटा कण हमारा साइड हो जाएगा। फिर इन छाने हुए चूर्ण को एक सूखे बर्तन में अच्छी प्रकार से मिश्रित कर लेंगे और फिर से इसको हम पुनः छान लेंगे और अंतिम जो चूर्ण हमें मिलेगा यही हमारा बाल चतुर्भद्र रस कहलाता है। इसको हम एयर टाइट ग्लास बर्तन में संग्रहित कर लेंगे। इसके मात्रा की बात करें तो आधा से 1 ग्राम हम इसका मात्रा उपयोग में ले लेते हैं। अनुपान की बात करें तो मधु के साथ लेते हैं। उपयोग की बात करें तो ज्वर में, अतिसार में, कांस में, श्वास में और बवन में इसका हम उपयोग कर लेते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करते तो रोग व रोगी के अनुसार इसका हम उपयोग करते हैं। औसत सेवन काल की बात करें तो श्वास में हमें भोजन के पश्चात देना है, कांस में हमें मुहुर्मुहु